जय जिनेन्द्र। मैं मौलिक मेहता आपका विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान एग्जीबिशन 2025 में स्वागत करता हूं। आपने आगे बहुत सारे मॉडल्स देखे जिसमें त्रिलोक देखा, जम्बूद्वीप देखा, बरक क्षेत्र जम्बूद्वीप देखा, मध्यलोक देखा। जम्बूद्वीप में जितने भी सारे क्षेत्र हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बरक क्षेत्र, जो मैंने यहाँ पे आज माता जी ने जो हमको पढ़ाया है, जो जैन शास्त्र लिखा है, जैन विश्वविज्ञान, उसके आधार पे ये पूरा बनाया हुआ है। जैन विश्वविज्ञान माता जी का जो ग्रंथ है वो तकरीबन 2000 साल पुराने जो तिलोक पन्नति और तिलोक सार ग्रंथ है उसके बेस पे आधारित है। माता जी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, उसको यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है बरक क्षेत्र। बरक क्षेत्र में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 6 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं विजयार्थ पर्वत है, दूसरा है ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी इस साइड। तीसरी चीज आप देख सकते हैं बीच में ये है वृषभगिरी पर्वत। चौथी चीज आप देखेंगे हिमवान पर्वत। पांचवा देखेंगे पद्मद्रह यानी कि पद्म सरोवर। और छठा चीज आएगा गंगा कुंड और सिंधु कुंड, जो वृषभगिरी की पूर्व और पश्चिम साइड दोनों रहते हैं। वो कुंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो विजयार्थ पर्वत है वो बरक क्षेत्र के बीचों बीच रहता है। आपको पता है पूरा जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है और उसका 190वां भाग यानी कि 526 6/19 विस्तार है बरक क्षेत्र का। उसके मध्य में विजयार्थ पर्वत के होने से उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, उत्तर बरक क्षेत्र और दक्षिण बरक क्षेत्र। बरक क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी की वजह से ये 2 क्षेत्रों का 6 खंड में विभाजित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला खंड है, फिर ये दूसरा खंड है, उस साइड तीसरा खंड है, ये देख सकते तीसरा मलेच खंड, चौथा ये रहा, पांचवा आर्य खंड है और छठा मलेच खंड है। ये 6 खंड है जिसमें आर्य खंड है जहाँ पे हम रहते हैं और बाकी के 5 जो खंड है वो मलेच खंड है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ विजयार्थ पर्वत के बारे में। ये विजयार्थ पर्वत पूरा रजत के जैसा है, यानी कि सिल्वर जैसा। उसकी दोनों साइड लवण समुद्र को टच हुई होती है। ये विजयार्थ पर्वत 25 योजन ऊंचा रहता है और 50 योजन चौड़ा रहता है, जिसके पहले 10 योजन पे पहली कटनी होती है, फिर 10 योजन पे दूसरी कटनी और फिर 5 योजन पे तीसरी कटनी रहती है। पहली कटनी पे विद्याधर नगरों की श्रेणियाँ होती हैं जहाँ पे उनके भवन, बाग बगीचे, बावड़ियाँ वो सब रहते हैं, वन रहते हैं। दूसरी कटनी पे अभियोग्य देवों की श्रेणियाँ रहती है और तीसरी कटनी पे व्यंतर देवों के भवन रहते हैं। विजयार्थ पर्वत पे 9 कूट होते हैं, जिसमें पूर्व की ओर से पहला कूट सिद्धकूट होता है जहाँ पे अकृत्रिम जैन चैत्यालय होता है। बाकी के कूट जो है वो कूट पे व्यंतर देवों के भवन होते हैं। यहाँ पे जो व्यंतर देव रहते हैं वही व्यंतर देव के नाम से वो कूट का नाम होता है और वन और वो सब भी रहता ही है यही कटनी पे। ये हमारा है विजयार्थ पर्वत। अब हम आगे चलते हैं ऋषभगिरी पे। ये ऋषभगिरी जो मैंने आपको बताया कि विजयार्थ पर्वत 25 योजन का है, लेकिन ऋषभगिरी जो है ना वो 100 योजन ऊंचा होता है, पूरा सोने से बना हुआ होता है। ये ऋषभगिरी अनादि निधन है। चक्रवर्ती राजा जब ये 6 खंड को जीतता है उसके बाद जहाँ पे अपनी प्रशस्ति लिखता है वो है वृषभगिरी पर्वत। अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए जब चक्रवर्ती राजा जाते हैं तो इतने बड़े पर्वत पे भी उनको नाम लिखने की जगह नहीं होती। वो मंत्रियों के आदेश से और दंड रत्न की मदद से वो पहले के चक्रवर्ती का नाम मिटाते हैं और फिर अपना नाम लिखते हैं। ये है ऋषभगिरी का विशेषता और महत्व। अब आगे चलते हैं हिमवान पर्वत पे। ये हिमवान पर्वत पर ऋषभगिरी के जितना ही 100 योजन ऊंचा रहता है, लेकिन इसका चौड़ाई 1052 योजन की होती है। ये बहुत चौड़ा पूरा सोने और रत्नों से बना होता है। यहाँ पे 11 कूट है, जिसमें सबसे पहला जो कूट है वो सिद्धकूट ही रहता है, जिसपे अकृत्रिम जैन चैत्यालय होते हैं। बाकी के कूट पे भवंस रहते हैं। अब मैं बात करूँगा पद्मद्रह की। पद्मद्रह हिमवान के बीचों बीच है। पद्मद्रह को पद्म सरोवर भी बोलते हैं, जो 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा और 10 योजन की गहराई होती है। पद्म सरोवर के बीचों बीच में एक कमल है, जो मुख्य कमल है, वो कमल भी 1 योजन का लंबा और 1 योजन का चौड़ा होता है। उसके बीच में श्री नाम की देवी का भवन है और श्री नाम की देवी रहती है। ये पद्म सरोवर में भी
मुख्य कमल के अलावा उनके पारिवारिक सभ्य भी होते हैं जो 1,40,115 होते हैं। इनका भी हमारे आचार्य श्री ने बताया है कि आगम में हर एक दिशा में उनके भवन फिक्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अग्नि दिशा में अगर मैं बात करूं, ये है अपनी अग्नि दिशा, तो अग्नि दिशा में 32,000 भवन होते हैं, दक्षिण दिशा में 40,000 भवन होते हैं और नैऋत्य दिशा में 48,000 भवन होते हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि पश्चिम दिशा में 7 अनिकों के 7 भवन होते हैं। वायव्य और ईशान दिशा में 2-2 हजार भवन होते हैं जहाँ पे सामानिक देव रहते हैं और उनके मध्य में और कमल के आसपास चारों दिशाओं में 4-4 हजार भवन होते हैं जहाँ पे अंगरक्षक रहते हैं। अंगरक्षक के अंदर और कमल के बाहर दिशा 4 दिशा में और 4 दिशा में 14-14 और 13-13 भवन मिला के 108 और भवन होते हैं। टोटल पद्म सरोवर में 1,40,115 फैमिली मेंबर्स और एक मुख्य कमल यानी कि 1,40,116 टोटल कमल होते हैं। हर एक कमल में बाकी में भी भवन होते हैं और वहाँ पे उनके निवास स्थान होते हैं। अब आगे चलते हैं। पद्म सरोवर की पूर्व साइड से गंगा नदी निकलती है और पश्चिम साइड से सिंधु नदी निकलती है। गंगा नदी जब निकलेगी तो 500 योजन सीधा चलेगी और वहाँ पे सबसे पहला कूट आएगा, ये है गंगा कूट। वैसे ही सिंधु नदी में सिंधु कूट आता है। जब ये नदी आएगी 500 योजन चल के तो ये कूट के आधे योजन पहले वो मुड़ जाती है और दक्षिण की दिशा में चलती है। यहाँ पे वो 523 योजन चलने के बाद वो नीचे गिरती है। नीचे जहाँ पे गिरती है वहाँ पे गंगा नदी जहाँ गिरती है वहाँ पे गंगा कुंड है और सिंधु नदी जहाँ पे गिरती है वो सिंधु कुंड है। मैं उसके बारे में बताऊँ, ये गंगा नदी और सिंधु नदी जहाँ पे कुंड है तो गंगा कुंड और सिंधु कुंड 60 योजन का रहता है। उसके बीच में 8 योजन का द्वीप होता है। द्वीप में उसके जो देवी है उसका श्रीगर होता है, उसके ऊपर कमल और भगवान जी की प्रतिमा होती है। वो प्रतिमा पे ये गंगा नदी और सिंधु नदी गिरती है। आपको गंगा कुंड के बारे में आगे बताया जाएगा। चलो मैं आगे चलता हूँ। गंगा नदी और सिंधु नदी जब कुंड में से बाहर निकलती है तो विजयार्थ पर्वत के उत्तर मुख से जो द्वार है जहाँ पे खंड प्रबत गुफा और तिमिस्तर गुफा है वहाँ से वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद एग्जैक्ट 25 योजन के बाद, क्योंकि विजयार्थ पर्वत 50 योजन का है, 25 योजन जाने के बाद उसके दोनों साइड, नदी के दोनों साइड 2 कुंड होते हैं जिसको उन्मग्न और नीलमग्न बोलते हैं। ये नदी में से भी 2 नदियाँ आती है जो गंगा और सिंधु में मिलती है। ये नदी का महत्व ये है, जो उन्मग्न नदी है वो कितनी भी भारी चीज़ हो उसको वो फ्लोट करेगी, तैराती है, और नीलमग्न है वो कितनी भी हल्की से हल्की चीज़ हो उसको डुबा देती है। वो आगे बढ़ती है 25 योजन पार करके गंगा नदी खंड प्रबत गुफा से निकलती है और सिंधु नदी तिमिस्तर गुफा से निकल के उसके साथ छोटी बड़ी 14,000 नदियाँ होती है और वो लवण समुद्र में जाती है। गंगा नदी जहाँ से लवण समुद्र में जाती है वो मागध द्वार होता है और सिंधु नदी जहाँ जाती है वो प्रभास द्वार होता है। ये दक्षिण का द्वार है, गोपुर द्वार, वैजन्य द्वार है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा बड़ा क्षेत्र है। जय जिनेंद्र।